व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको HTML5 स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिखाऊंगा गारंटीड। और ये पूरा ट्यूटोरियल होने वाला है एज अ रिवीजन, आप देख सकते हो इसको। और अगर आपको फुल कोर्स चाहिए तो मैंने अपने चैनल पे एक फुल कोर्स भी डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और पसंद आता है तो यार मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना, आई लव दिस HTML ट्यूटोरियल, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जहाँ तक बात आती है कोडिंग करने की और वो भी HTML में, तो हम नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें सारा कोड कर सकते हैं। बट हम जब बड़े प्रोजेक्ट करेंगे तब हमारे पास टन्स ऑफ लाइन ऑफ कोड होगा और हम उसको नोटपैड में हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो हम नोटपैड को यूज़ नहीं करेंगे। नोटपैड को यूज़ करने का टाइम खत्म, हम यूज़ करेंगे VS कोड को। अब VS कोड क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ VS कोड डाउनलोड एंड मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सो VS कोड एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रदान की गई एक सोर्स कोड एडिटर है। अब इसका मतलब क्या है, देखो VS कोड का काम सिंपली यही है, जो भी कोड आप लिखोगे, आई रिपीट, जो भी कोड आप लिखोगे उसको फॉर्मेट करना, आपको कुछ सजेशन देना और आपके कोड को मेंटेन रखना। अब ये सारी चीजें आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चलेगी और इस ट्यूटोरियल से बने रहे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने VS कोड क्यों रेकमेंड किया था। सो आप जैसे क्लिक करोगे इस पे डाउनलोड पे और ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरा फिलहाल डाउनलोड है तो मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में जाके इसको ओपन करता हूँ। सो गाइस, मैं अपने डाउनलोड्स फोल्डर में आ चुका हूँ और ये देखो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। और हाँ गाइस, ब्राउजर में हम यूज करेंगे फायरफॉक्स का और आप जो भी चाहे वो यूज कर सकते हो। आप गूगल क्रोम भी यूज कर सकते हो, बट आई थिंक कि वो पुराना हो चुका है, सो उसको इग्नोर करते हुए हम इस सेटअप को रन करेंगे। आपको सिंपली डबल क्लिक करना है, इधर आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करके आपको सिंपली इसको होने देना है। और ये ज़्यादा कोई टाइम लेगा नहीं, फटाक से सारी फाइल्स है जो इंस्टॉल करने की है वो सारी की सारी इंस्टॉल कर देगा। अब ये लॉन्च VS कोड पे बता रहा है, आप इसको अनचेक करें और फिनिश पे क्लिक कर दे। अब आपको क्या करना है, आपको एक फोल्डर बनाना है, जस्ट लाइक कि मैं अभी बना रहा हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर। सो मैं इधर न्यू फोल्डर पे क्लिक करूँगा और लिखूँगा HTML in वन वीडियो, और आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट मैं इसको HTML in वन वीडियो दूंगा और इसको ओपन करूँगा। अब इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूँगा। एंड अगर आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप एक दूसरी चीज़ कर सकते हो, आप शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करके ओपन पावरशेल विंडो हियर कर सकते हो। देन ये जो खुल जाएगा आपका पावरशेल, इधर आपको सिंपली कोड स्पेस डॉट लिख के एंटर मारना है और इससे भी आपका VS कोड खुल जाएगा आपके अंदर। ठीक है, अब स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है और हाँ, मैंने इसको थोड़ा कस्टमाइज़ किया है, आपकी लुक थोड़ी डिफरेंट आ रही होगी, बट एनीवेज उसको हम इग्नोर करते हुए फंक्शनलिटी सब सेम होगी, काम भी सेम होगा, वर्कफ्लो भी सब सेम ही होगा। बिना देरी करे मैं एक एक्सटेंशन आपसे डाउनलोड कराऊंगा जिसका नाम है लाइव सर्वर। अब ये आपके क्या काम में है कि वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, आपको इधर इंस्टॉल का जो इस तरीके का बटन आएगा, इस पर क्लिक करके इंस्टॉल करना है इसको। और रिलोड विलोड अगर करने को बोले VS कोड को तो आपको रिलोड कर देना है। ठीक है, अब ये काम में क्या आएगा, देखो हम जब भी वेब डेवलपमेंट करेंगे, हम कुछ भी चेंजेस करेंगे फ्रंट एंड साइड से, यानी कि पेज पे, तब हमें फ्रेश एंड क्लियर आउटपुट देखना पसंद करेंगे। सो लाइव सर्वर वही काम करता है, हम जो भी चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेंज अप्लाई कर देता है, हमें बार बार फाइल को ओपन करने की या रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इससे ज़्यादा लाइव सर्वर के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं सिंपल इधर index.html करके एक फ़ाइल बनाऊँगा। अब आपने कई बार देखा होगा कि यार वेब डेवलपमेंट में सब लोग index.html ही क्यों लिखते हैं। सो इस बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि इंडेक्स जो नाम है, जैसे कि हमारा कोई भी सर्वर है, आप एक समझ लो गूगल का कोई सर्वर है, आप google.com लिखते हो, ठीक है, तो जो गूगल का जो होम पेज है, सो ये होम पेज है गूगल का। अब ये जो गूगल का पेज है, हम जब लिखते हैं www.google.com, तब वो क्या करता है, गूगल के सर्वर्स में जाता है और वहाँ से जो index.html वो लेके आता है। अब index.html का इधर क्या रोल है कि जब भी कोई फाइल index.html से नेम्ड है उसे हम रूट फाइल मानते हैं, यानी कि उसे हम मेन पेज मानते हैं किसी भी वेबसाइट का। और अगर मैं आपको दिखाने के लिए मैं इधर एक इसको रीनेम करूं और इधर मैं कुछ भी ऐसा लिख लूँ, मैं HTML लिख दूँ
HTML नहीं लिखता, मैं डेविल लिख देता हूँ। एंड से इसको मैं लाइव सर्वर को ऑन करता हूँ मैं अपने। सो इधर आप गो लाइव पे क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो। जैसे मैं क्लिक करूँगा ये देखो ये ऑटोमेटिकली devil.html पे ला देता है। बट कभी कभी आपकी फाइल्स अगर ज़्यादा होगी, जैसे लाइक कि मैं इधर एक text.txt लिख देता हूँ, एंटर मारूँगा और रिलोड करूँगा इसको। मैं अपने ये जो लोकल सर्वर है इस पे जाता हूँ और इन सारी चीज़ों को आपको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। मैं जैसे ये मेरा रूट है, ठीक है, इधर आपका कोई भी जो भी आपकी वेबसाइट होगी उसका एड्रेस आएगा, जस्ट लाइक कि www.devilcode.com। इस तरीके से मैं जैसे एंटर मारूंगा ये देखो ये मुझे ये डायरेक्टरी बता रहा है, ये मेरा फोल्डर है जो डेस्कटॉप पे मैंने बनाया था वो। ये मुझे बता रहा है कि यार रूट फाइल कौन सी है, इसमें से devil.html है या फिर text.txt है। सो आपको इसको नाम index.html अगर मैं दूँ इसको index.html, देन मैं क्या करूँ, मैं फिर से अपने लाइव जो रूट है उस पर जाऊँ तो ये देखो ये ऑटोमेटिकली आ चुका है। और इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसको कैंसिल करूँगा, मैं एक्सप्लेनेशन मार्क दूंगा जो हमारे 1 बटन के ऊपर आता है और एंटर मार दूंगा, ठीक है। अब ये बॉयलर प्लेट कोड है और ये बेसिक कोड है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए एक बेसिक HTML साइट बनाने के लिए। और मैं इसको टैब दबा के इधर टाइटल में लिख देता हूँ HTML ट्यूटोरियल, ठीक है, TUT ओके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं Ctrl+Shift+P दबा के वर्ड रैप को टॉगल कर दूंगा। इससे क्या होगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो नहीं आएगा। अब मैं इधर बॉडी में आऊँगा और एक और चीज़, मैं ये सारे टैग्स आपको बेसिक से लेके इधर तक समझाने वाला हूँ, बट मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपको देख लीजिए इस एग्जांपल को। और मैं इधर लिखता हूँ दिस इज़ हेडिंग। मैंने एक सिंपल सी बात कही कि ये हेडिंग है। अब मैं इधर जाऊँगा, रिलोड मारूँगा, रिलोड मारूँगा मैं इसको और ये देखो दिस इज़ हेडिंग आ चुका है। सो कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है HTML का। हम कोई भी फाइल बनाएं, चाहे वो HTML फाइल हो या फिर CSS फाइल हो, उसको हमें नाम अच्छे से देना है ताकि कभी भी कोई भी सर्वर अगर आप चेंज करें तो आपकी फ़ाइल का रूट खोना नहीं चाहिए। सो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि ये index.html क्यों नाम देते हैं और वेबसाइट के सर्वर्स कैसे काम करते हैं। अब हम समझते हैं इन सारे टैग्स को। सो गाइस अब हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML कोड, यानी कि हम सीखेंगे कि ये जो कोड लिखा हुआ है ये बेसिक्स कोड, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये डॉक टाइप HTML से। इस डॉक टाइप HTML का मतलब है कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, जस्ट लाइक कि ये जो index.html फाइल है हमारी, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो एक HTML फाइल है। तो मैं इधर लिख देता हूँ ये एक HTML फाइल है। देन इधर से हमारा मेन कोड स्टार्ट होता है, तो मैं इधर नोट डाउन कर लेता हूँ, मेन कोड स्टार्ट्स, ठीक है। और हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है मेरी, तो उस पर ध्यान ना देते हुए मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या लिखा है। देखो HTML टैग एक लिखा है, ठीक है, इस टैग का नाम HTML है और टैग के बारे में भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। बट इधर क्या लिखा है, HTML lang इज़ इक्वल टू इंग्लिश। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये जो लिखा है इसका मतलब जो है जिस भी भाषा में हम कोडिंग कर रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज है और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है lang इज़ इक्वल टू इंग्लिश, ठीक है। अब बात आती है हेड टैग की। तो ये जो भी हमारा बेसिक जो HTML फाइल की डिटेल्स है, जस्ट लाइक कि हमारा ब्राउज़र जो होता है फायरफॉक्स हो गया या फिर गूगल क्रोम, उसके लिए एक बेसिक डिटेल्स होती है, जस्ट लाइक कि वो कौन से 4 सेट पे होगा या फिर कौन से कंटेंट पे कंपैटिबल होगा, उसका व्यू पॉइंट क्या होगा, उसके विड्थ कितनी होगी और उसकी इनिशियल स्केल कितना होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे वेबसाइट के जो index.html है उसके अकॉर्डिंग, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है और आपको इनको अभी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये ज़्यादातर कोई पूछता नहीं है, बट हम इसको जानेंगे आगे, ठीक है। देन हमारा ये टाइटल आता है जो हमने सेट किया था, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या है। जस्ट लाइक कि मैं अगर अपने ब्राउज़र पे जाऊँ तो ये देखो आप इधर एक गूगल करके ये टाइटल आ रहा है, तो जो ऊपर वाला टाइटल है इसको टाइटल बोला जाता है। देन यहाँ से हमारा बॉडी टैग स्टार्ट होता है, ठीक है।
और एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ से जो हेड टैग स्टार्ट हुआ था वही इधर जाके ख़त्म भी हो रहा है और इधर से हमारा बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है। सो अब ये बॉडी टैग में क्या आएगा, देखो बॉडी टैग में हमने एक हेडिंग डाली थी। मैं अपना जो प्रोजेक्ट है इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करके आपको दिखा रहता हूँ। सो गाइस ये रहा हमारा पेज और इधर एक हेडिंग डाली थी हमने। सो ये हेडिंग बेसिकली हम बॉडी टैग के अंदर ही डालते हैं और बॉडी टैग के अंदर हम वो सारी चीज़ें डालेंगे जो कि यूज़र को ज़रूरत है और यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। सो बॉडी टैग में हमारी जो भी हमारा कंटेंट आता है, मैं लिख देता हूँ इधर कंटेंट, वेबसाइट कंटेंट या फिर मेन कंटेंट लिख देते हैं। मेन कंटेंट जो आता है वो हम बॉडी टैग में डालते हैं। देन हमारा ये जो HTML का टैग है वो इधर से क्लोज हो जाता है। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML क्या है। और एक और चीज़ गाइस, अगर आपको ये हेड टैग के बारे में अगर समझ में नहीं आया ठीक से तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज ये इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं आता है। आपको सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखनी है कि ये एक इंफॉर्मेशन शीट है किसी भी डिवाइस के कंपैटिबल, जस्ट लाइक कि कोई भी ब्राउज़र है और उसके जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है एक ब्राउज़र के अंदर रन करने में HTML को, उसके लिए सहायक होती है। आपको सिंपल इतना याद रखना है। विद दैट्स इट, आपको पता चल गया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है HTML के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती है HTML को इनिशियलाइज करने में या फिर एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने में उसका। सो अब हम बात करेंगे हेडिंग और पैराग्राफ टैग के बारे में। तो चलते हैं VS कोड में और एक्सप्लोर करते हैं हेडिंग और पैराग्राफ टैग को। सो गाइस मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा हेडिंग टैग के बारे में। सो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा ही था कि हेडिंग टैग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता तो ये देखो इस तरीके की कुछ हेडिंग आती है। हम H1 टैग में कुछ भी चीज़ लिखते हैं और वो इस तरीके से डिस्प्ले हो जाती है। सो इन हेडिंग को लिखने का सिर्फ यही तरीका है? ऑब्वियसली नॉट। हम 6 तरीके से हेडिंग लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने H1 में हेडिंग लिखी, मैं उसी तरह से H2 में लिख सकता हूँ। एंड बाय द वे मैंने कुछ शॉर्टकट्स अपने रखे हैं VS कोड के अंदर और वो मैं आपको कहीं किसी और वीडियो में बताऊँगा, बट आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हो उस Ctrl+C Ctrl+V करके भी। बट मैंने कुछ शॉर्टकट्स रखे और अगर आपको जानना है तो आप इंटरनेट में वीडियोस देख सकते हो। एनीवेज हम बात करेंगे हेडिंग टैग के बारे में। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि H1 के बाद हम H2 भी लगा सकते हैं। मान लो कि मैं इधर H2 लिखूँ, ठीक है, और इधर मैं लिखूँ हेडिंग 2। मान लो मैंने हेडिंग 2 लिखा, ठीक है, और मैं इसको देखूँ तो ये देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब H1 से लेके हमारे पास S6 तक हेडिंग टैग्स आता है और जैसे जैसे हम इसको इनबिल्ड करते जाएंगे, लिखते जाएंगे H1 H2 H3, वैसे वैसे ही हमारी जो हेडिंग की जो टेक्स्ट है और जो बोल्डनेस है और जितनी भी सारी फॉर्मेटिंग है वो घटती जाएगी और उसकी वैल्यू भी घटती जाएगी जैसे जैसे हम उसको डाउन साइड लिखते जाएंगे। जैसे कि मैं अगर इसको कॉपी करूँ, डुप्लिकेट करूँ मेरे इन सब को और अल्ट दबा के मैं इधर ये 2 एरो बना दूँ और मैं इधर लिखूँ H3, देन लिखूँ H4, देन लिखूँ H5 और डुप्लिकेट करके इधर लिख लूँ H6, ठीक है, और मैं इधर 3 4 5 6 ऐसे लिखूँ और सेव करूँ इसको, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। देखो सबसे पहले हमारी ये हेडिंग थी, देन H2 आया, H3 आया, H4 आया, उसके बाद H5 आया और इधर देखो ये H6 है। सो जो हेडिंग टैग का स्ट्रक्चर होता है कुछ इसी तरीके से होता है और मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा किसी भी छोटे टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हेडिंग टैग का यूज़ करने का, बट आप कर सकते हो इनिशियल बेस पे, बट वो रेकमेंड नहीं किया जाता। उसके लिए हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के वीडियो में देखेंगे कि उसको हम कैसे बोल्ड कर सकते हैं। एनीवेज अभी आपको पता चल गया कि ये H1 से लेके H6 तक टैग्स होते हैं जिससे आप हेडिंग दे सकते हैं। तो मैं इसको कमेंट आउट करूँगा एंड बाय द वे कमेंट के बारे में भी मैं आपको बता दूँ, मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ। कमेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे हम ब्राउज़र को बताते हैं कि हमें ये कोड रन नहीं करना है, यानी कि हमें ये चीज़ डिस्प्ले नहीं करानी। एग्जांपल के तौर पे मैं इसको कमेंट करूँ फिर से Ctrl+/ दबा के सेव करूँ इसको और अपने फायरफॉक्स ब्राउज़र में जाके देखो तो ये देखो
ये कुछ आ नहीं रहा, ब्लैंक आ रहा है। बट अगर मैं व्यू पेज सोर्स करूँ तो ये देखो कि ये आ रहा है इधर कोड, बट ये कमेंट हो चुका है। सो कोई भी चीज़ अगर आपको कोड में रखनी है बट आप चाहते हो कि वो रन ना हो, तो आप कमेंट का यूज़ कर सकते हो। कमेंट करने और अनकमेंट करने के लिए आप कंट्रोल स्लैश का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ टैग के बारे में। सो जैसे मैं पी लिखूँगा, पी लिख के एंटर मारूंगा तो ये देखो पैराग्राफ टैग मेरा आ चुका है। अब इसके अंदर मुझे कोई भी डमी टेक्स्ट चाहिए तो एक चीज़ ये हो सकती है कि मैं ऑनलाइन जाऊँ और डमी टेक्स्ट लाऊँ, बट इतनी ज़्यादा मेहनत हम करेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास VS कोड है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लॉरेम, और लॉरेम लिख के एंटर मारोगे तो भी आ जाएगा। और कुछ वैल्यू चाहिए, जस्ट लाइक कि आप लॉरेम 50 लिखते हो या लॉरेम 60 लिखते हो, जस्ट लाइक 35 में लिखता हूँ तो ये देखो 35 वर्ड्स आ जाएंगे इसके अंदर। सो कुछ इस तरीके से है। और जैसे ही सेव करके इसको रन करूँगा, इधर आऊँगा तो ये देखो ये मेरा डमी टेक्स्ट आ चुका है। सो कुछ इस तरीके से हमारा पैराग्राफ टैग है और इस तरीके से हमारी हेडिंग्स है। और अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसा लग रही है कि ज़्यादा ओवरवेलमिंग कर रही है तो आप एक बार पीछे करके भी देख सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कंटिन्यू रखो और जैसे जैसे आप करते जाओगे प्रैक्टिस के साथ वैसे वैसे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। और इतना ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है यार। H1 से लेके H6 तक हेडिंग टैग्स आते हैं और पैराग्राफ टैग के लिए हम P का यूज़ करता है। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे कंटेनर के बारे में कि हम कैसे एक डब्बा बना सकते हैं और उसके अंदर सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। सो गाइस अब हम बात करेंगे कंटेनर्स के बारे में। और कंटेनर्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक एनालॉजी देना चाहूँगा कंटेनर्स के ऊपर। मान लो कि आपके पास एक डब्बा है, ठीक है। अब उस डब्बे के अंदर आपको कुछ चीज़ें स्टोर करनी है। मान लो कि आपको उसके अंदर एप्पल्स को स्टोर करना है। मान लो कि 10 एप्पल है, आपको उसके डब्बे के अंदर स्टोर करना है। तो आप कैसे स्टोर करोगे? आप 1 बाय 1 रखोगे उस डब्बे के अंदर, स्टोर कर दोगे और उसको एक अलग जगह पे रखोगे। देन आपके पास एक दूसरा डब्बा है, उसके अंदर आपको ऑरेंजेस को सेव करना है, ठीक है। ऑरेंजेस डालने हैं उसके अंदर। और देन आपके पास तीसरा डब्बा है, उसके अंदर आप स्ट्रॉबेरीज को सेव करोगे। सो कुछ उसी तरीके से हमारे पास डिव करके कंटेनर आता है। इनफैक्ट डिव नहीं, स्पैन करके भी एक कंटेनर आता है और बहुत सारे कंटेनर्स आते हैं। बट जो कॉमन कंटेनर्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं वेब डेवलपर्स के द्वारा, वो होते हैं डिव और स्पैन। अब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है? देखो, जो हमारा डिव होता है वो एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, ब्लॉक एलिमेंट वो तरह के एलिमेंट होते हैं जो कि पूरी की पूरी जगह ले लेते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती तब भी वो जगह पूरी की पूरी घेर लेते हैं। बट जो हमारा स्पैन जो कंटेनर है वो क्या करता है, वो अपने अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उतनी ही जगह लेता है। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज ही होते रहोगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर लिखूँगा div डॉट कंटेनर। अब ये मैंने किया क्या? मैंने क्या लिखा, मैंने एक डिव टैग लिखा, ठीक है, और उसके अंदर क्लास इज इक्वल टू कंटेनर लिखा। अब आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते थे, जस्ट लाइक डिव, और इस तरीके से भी लिख सकते थे, बट मैंने शॉर्टकट लिख दिया, ठीक है। कोई ज़्यादा बहुत बड़ा तीर नहीं मारा मैंने। बट ये जो क्लास कंटेनर है ये मेन चीज़ है। इस क्लास कंटेनर से आप CSS के द्वारा इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो और इसको मैनिपुलेट कर सकते हो CSS के द्वारा। बट वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको CSS के ट्यूटोरियल में पता चलेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा एक डिव एलिमेंट को क्रिएट करना और उसके अंदर चीज़ें स्टोर करना। मान लो कि मैंने इधर लिख दिया एक हेडिंग H1 एंड इसके अंदर लिख दिया I am a div, ठीक है। इस तरीके की बातें मैंने लिख दी और इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिखा P करके और उसके अंदर मैं लिखूँगा लॉरेम और एंटर मार दूंगा। ये कुछ पैराग्राफ आ गया और ये कुछ हेडिंग आ गई। जैसे ही सेव करके इधर देखूंगा तो ये देखो इधर आ रहा है आई एम अ डिव एंड कुछ ये चीज़ें, और ये लेस देन का सिंबल क्यों आ रहा है? ये एक्स्ट्रा है तो इसको निकाल देते हैं। सेव करता हूँ और ये देखो, अब आप बोलोगे कि यार इसमें तो कोई ज़्यादा चेंजेस दिखा नहीं हमें। मैं अगर आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं और मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, जैसा कि आप देख सकते हो कि इधर बॉडी के अंदर हमारी H1 से लेके H6 तक सारी की सारी चीज़ें आ रही है और मैं जैसे जैसे होवर कर रहा हूँ ये इसको दिखा रहा है हाईलाइट करके। बट जैसे ही मैं इधर डिव पे जा रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ आपको
जैसे मैं div पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये देखो ये सारी की सारी चीज़ एक के अंदर आ रही है। सो इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, अब मैं इसको खोल के दिखाऊँ तो ये देखो ये H1 और ये पैराग्राफ टैग। तो इसका मतलब ये है कि ये जो H1 है और ये जो पैराग्राफ है वो div के अंदर है मेरे, ठीक है। इसको अगर मैं सिलेक्ट करूँ और इसके अंदर मैं खोलूँ इसको तो ये देखो ये दोनों आ रहे हैं। अब आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होगे कि यार ये क्या दिखा रहा है हमें और ये सारी चीज़ें क्या है। सो आप सब्र रखिए थोड़ा, और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे सीखे। नोट्स ले ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले इसका और रख दे कहीं पर भी, और आपको ये सारी चीज़ें आगे काम में आएगी। सो अभी मैं इसको बंद करके अपने VS कोड में आ जाता हूँ। सो मैंने सिंपली आपको बता दिया कि एक डिव है, एक बक्सा है जिसके अंदर मैंने एक हेडिंग और एक पैराग्राफ टैग डाल दिया है। अब जब भी मैं उस बक्से पे कुछ करूँगा, जैसे कि मैंने उस पर कलर कर दिया या फिर उसका कलर चेंज कर दिया, तो वो उस बक्से के अंदर की सारी आइटम्स पे होगा। जैसे कि मेरे बक्से के अंदर H1 हेडिंग है, देन पैराग्राफ है, तो वो उन सब पे भी अप्लाई होंगे वो सारे के सारे रूल्स। तो हमने डिव की बात कर ली, अब हम बात करेंगे स्पैन की। अब स्पैन भी हमारे पास एक टैग है। अगर मैं इधर स्पैन लिखूं और एंटर मारूं, और इस तरह आपको क्लास कंटेनर लिखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि आप लिख भी सकते हो अगर आपको इसमें कोई भी स्टाइलिंग वगैरह करनी हो तो। और मैं अभी कुछ करने वाला नहीं हूँ। मैंने आपको डिव के केस में बता दिया कि इस तरीके से आप क्लास कंटेनर लिख सकते हो। मैं क्या करूँगा, मैं ये सारी चीज़ें ऊपर से कॉपी करूँगा बिकॉज मैं बहुत आलसी हूँ। अब मैं सेव करूँगा इसको और मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ यार। कॉपी करते करते इतनी सारी भी कॉपी हम नहीं करेंगे, थोड़ा ऑथेंटिक रखेंगे चीज़ों को, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि ये डिव टैग है और ये स्पैन टैग है। सो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये डिव है और ये स्पैन है, हेडिंग से पता चल रहा है। बट अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ और आपको दिखाऊं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसा कि हमने डिव के केस में देखा था कि ये डिव पूरी की पूरी विड्थ दे रहा है। ये जैसे आप देख रहे हो ना, डिव डॉट कंटेनर 1252.67, ये इसकी पूरी की पूरी विड्थ है, ठीक है। बट अगर हम स्पैन की बात करें तो स्पैन क्या कर रहा है, वो ईच एलिमेंट पर विड्थ ले रहा है। उसका मतलब क्या है कि वो जितना उसके अंदर एलिमेंट है उसके हिसाब से विड्थ ले रहा है। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है, एक बक्सा बन जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये स्पैन एक ऐसा बक्सा है जो कि उसके अंदर जैसी जैसे टाइप के आइटम्स आप डालोगे उस हिसाब से अपनी साइज़ को ये चेंज करेगा। अब मैं इस पेन पे अगर होवर कर रहा हूँ तो ये देखो ये दो चीज़ अलग अलग आ रही है मेरे पास। इसके हेडिंग पे मैं जाऊँगा तो ये देखो हेडिंग की जो विड्थ है वो दिखा रहा है मुझे, और ये जो पैराग्राफ है उसकी विड्थ दिखा रहा है मुझे। सो देखने में तो ये दोनों चीज़ें सेम लगती है, बट रियल लाइफ एग्जांपल ले तो इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। और ये एक रॉ मटेरियल आप समझ सकते हो, इसलिए आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं बता सकते। बट अगर आप एक फुल फ्लेज्ड वेबसाइट की बात करो तो आप देख के डिफ्रेंशिएट बता पाओगे। अब हम जाएंगे VS कोड के अंदर, और मैंने आपको बता दिया कि डिव क्या है और स्पैन क्या है। अब हम मूव करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर और देखेंगे कि टेक्स्ट को हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं HTML की मदद से। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा मूव करने से पहले कि जितनी भी स्टाइलिंग की चीज़ें हैं इंक्लूडिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, वो सारी की सारी चीज़ें आपको HTML में नहीं CSS में करनी चाहिए। बट फॉर द सेक ऑफ ट्यूटोरियल मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको इन्फॉर्म करूँ कि हाँ इन चीज़ों से आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो HTML के अंदर। बट इन द रियल वर्ल्ड आपको यूज़ नहीं करना है, आपको CSS सीखनी है। प्रिटी मच बेसिक अगर आप सीख भी जाते हो CSS तो भी चलेगा, बट आपको CSS सीखनी है और उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है जिसमें आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो और बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और हम CSS पे अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे बिकॉज ये HTML का कोर्स है। तो चलते हैं हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे मूव करता है। सो गाइज अब हम बात करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, और प्राइमरली हम 3 तरह की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं HTML की मदद से। टेक्स्ट को बोल्ड करना, टेक्स्ट को इटैलिक करना और अंडरलाइन करना। अब इन 3 तरह की चीज़ों को हमें HTML में हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। सो अगर मैं क्या करूँ, मैं इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ बिकॉज़ इन सब की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं एक पैराग्राफ रखता हूँ ऊपर वाला,
और इन सबको मैंने कमेंट आउट कर दिया है। मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा इसको और देख लूँगा कि ये सब चला गया है कि नहीं। और हाँ, ये चला गया है। और हेडिंग को भी मैं निकाल दूँगा बिकॉज़ उसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है। सो इसको भी कमेंट आउट करते हैं, सेव करते हैं और इधर सारी चीज़ें चली गई है, सिर्फ हमारा टेक्स्ट है। अब मान लो कि मुझे किसी भी टेक्स्ट को यहाँ से लेके बोल्ड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर लिखूँगा बी। ठीक है, बी लिखने के बाद ये जो क्लोज वाला है टैग, इसको कट करके मैं इधर ला दूँगा ताकि ये इतनी चीज़ बोल्ड में आ जाए। देन मुझे क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पे मुझे इधर इसको इटैलिक करना है। बस मेरा मन हो गया इटैलिक करने का, तो मैं इधर आई लिखूँगा इस तरीके से और इसको बंद करूँगा जैसे ही, तो ये देखो क्लोजिंग टैग आ गया है। अब इसको मैं जहाँ चाहे मैं रख सकता हूँ, मैं इसको भी इधर रखता हूँ। और अब अंडरलाइन टैग की बात करते हैं। तो अंडरलाइन मैं चाहता हूँ कि मैं इस लाइन को अंडरलाइन करूँ, तो मैं इधर यू लिख दूँगा सिंपल सा। ठीक है, और ये इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, मैं सिर्फ टैग्स ही लिख रहा हूँ उनके अकॉर्डिंग जो नाम है, जस्ट लाइक कि बी स्टैंड फॉर बोल्ड एंड आई स्टैंड फॉर इटैलिक और यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन। ओके, ये एकदम प्लेन एंड सिंपल इंग्लिश की तरह ही है, आपको कुछ ज़्यादा ऐसी कोई झंझट नहीं है और इतना भी मुश्किल नहीं है HTML का सिंटैक्स समझना। सो जैसे मैं इधर जाऊंगा तो ये देखो, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। ये जो पहली लाइन है हमारी लॉरेम वाली, ये बोल्ड हो चुकी है। ठीक है, दूसरी ये जो लाइन थी ये अंडरलाइन हो चुकी है और ये जो हमारी लाइन है इसको हमने इटैलिक कर लिया है। तो हम कुछ इस तरीके से टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, और एक यही तरीका नहीं है टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का, और भी कई सारे तरीके हैं, बट मैं उनकी बात नहीं करूँगा बिकॉज़ वो सारे डेप्रिकेट हो चुके हैं या फिर उनको अभी कोई यूज़ में लिया नहीं जाता है। और जितनी भी फॉर्मेटिंग अगर आपको करनी है टेक्स्ट की अपने, तो आप ऑनलाइन CSS लाइब्रेरीज़ का यूज़ कर सकते हो या फिर खुद CSS लिख के टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो। बट अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप रुकिए, थोड़ा सब्र करें, HTML को क्लियरली सीख ले पहले, बिकॉज़ ये जो बेस होगा आपका वो है और उसके ऊपर ही आप CSS कर पाओगे। सो HTML को क्लियरली सीख लो 100%, देन आप CSS पे जंप करो। विद दैट सेट हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की चीज़ भी मैंने समझा ली। बहुत क्विक एंड शॉर्ट था, बट बताना ज़रूरी था कि इन 3 टैग्स का यूज़ करके आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो। एंड अब हम बात करेंगे लिस्ट्स के बारे में, तो चलते हैं और लिस्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे लिस्ट्स के बारे में कि HTML में लिस्ट क्या होती है। बाय द वे, मेरे VS कोड को थोड़ी सर्दी लग गई थी तो मैंने इसको रीइंस्टॉल कर लिया। आप भी सेफली रीइंस्टॉल कर सकते हो अगर आपका VS कोड कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। एनीवेज, अभी हम लिस्ट पे फोकस करेंगे और ये थोड़ा उजड़ा उजड़ा लग रहा होगा या फिर आपके जैसा ही लग रहा होगा, सेम टू सेम, बिकॉज़ मैंने अभी अभी फ्रेशली इंस्टॉल किया है। और एनीवेज, अब हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में कि लिस्ट होती क्या है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिस्ट होती क्या है बेसिकली। तो लिस्ट एक टाइप है डेटा को शो करने का और इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे HTML के अंदर। जस्ट लाइक कि अगर मैं एक कंटेनर बनाऊँ डिव और उसका क्लास टू कंटेनर, और मुझे ये सब करना है शॉर्टकट के थ्रू, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा डिव डॉट कंटेनर और इसके अंदर मैं एक UL लिखूँगा। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, जैसे एंटर दबाऊँगा फिर मैं लिखूँगा LI। अब LI का मतलब क्या है? LI का मतलब है लिस्ट आइटम, यानी कि लिस्ट के अंदर कितनी आइटम्स होगी। हम कभी भी लिस्ट बनाते हैं ग्रोसरी की या फिर कोई भी लिस्ट बनाते हैं अगर, तो उसके अंदर अलग अलग आइटम होती है। तो इस लिस्ट के अंदर आप कितनी आइटम्स रखना चाहोगे, तो मैं इधर मल्टीप्लाई बाय 4 लिख दूँगा ताकि मेरे पास 4 आ जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास 4 आ चुकी है लिस्ट। अब मैं इसके अंदर इंडिविजुअली चीज़ें लिखूँगा, जस्ट लाइक कि होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉग्स। सो ये कुछ नेविगेशन बार जैसा मैंने बनाया है। अब मैं इसको ओपन करूँगा बिना किसी शिकायत के, और ये मेरा ओपन हो रहा है। सो ये मेरा ओपन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से लिस्ट दिखती है एंड इसको मैं
ब्लॉग्स की जगह वीडियोस कर देता हूँ, बिकॉज़ ब्लॉग्स अभी कोई पढ़ता नहीं है, वीडियोस सब देखते हैं, सो वीडियोस कर देता हूँ। नाइस। होम अबाउट कॉन्टैक्ट वीडियोस। अब इसका यूज़ क्या है बेसिकली, तो जब भी हम किसी वेबसाइट का नया बार बनाते हैं नेविगेशन पैनल, अगर मैं एक सिंपल नेविगेशन पैनल दिखाऊं आपको, तो एक काम करता हूँ, मैं किसी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ आपको। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो ये कार देखो की वेबसाइट है, ठीक है। अब इसका जो नेविगेशन बार है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, न्यू कार, यूज्ड कार, सेल कार, कंपेयर कार, और ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। अभी ये इसने किस तरीके से बनाया है वो तो आप CSS के थ्रू बना सकते हो ये चीज़, बट जो मेन चीज़ है वो ये है, ये जो टेक्स्ट इसने लिखा है वो इस तरीके से लिखा है इसके अंदर, ठीक है। सो हमारी लिस्ट आइटम इस तरीके से काम में आती है, और हमारे पास दो टाइप की लिस्ट आइटम्स होती है। पहली होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि मैंने आपको बताई। अब दूसरी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम OL लिखते हैं, और जो भी प्रोसीजर है वो सेम है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हम डिफ्रेंशिएट क्या कर सकते हैं। सो अगर मैं वापस आऊँ अपने HTML ट्यूट्स में, तो ये देखो, पहले जो था इसके अंदर हमें ये डॉट्स मिल रहे हैं, और इनके अंदर हमें ये नंबर्स मिल रहे हैं 1 2 3 4, ओके। सो ये इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है। अब अगेन आपके पास बहुत सारी चीज़ें इनके साथ करने के लिए, अगर आप इनके MDN रेफरेंस में जाओगे ओपन करके और इधर देखोगे, तो इधर आप बहुत कुछ कर सकते हो। जस्ट लाइक कि अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो इधर लिखा हुआ है एन इंटीजर स्टार्ट। तो हम कुछ चीज़ें करके देखते हैं इसके अंदर। तो मैं आपको एक कस्टमाइजेशन करके दिखाता हूँ इसके अंदर, OL के अंदर। अगर मैं लिखूँ टाइप और मैं इधर आई लिख दूँ, अब ये देखो ये मेरे पास बता रहा है कि मुझे कौन सा टाइप चाहिए, ठीक है। मेरे पास टोटल 5 टाइप है, A1A और II। एक स्मॉल वाला है और एक कैपिटल वाला है। तो अगर मैं कैपिटल वाला आई लिख के सेव करूँ इसको और जाऊँ अपने VS कोड में और इधर जाऊँ, तो ये देखो पहले मेरे पास नंबर आ रहे थे, देन मेरे पास ये जो 1 2 3 4 ये जो रोमन नंबर्स है वो आने लगे। सेम हमारे इसके लिए भी है, बट इसके सारी चीज़ें डेप्रिकेटेड हो चुकी है। डेप्रिकेटेड मीन्स कि इसको यूज़ नहीं किया जाता है। इधर वार्निंग भी दी हुई है, डू नॉट यूज़ एट्रीब्यूट एंड इट हैज़ बिन डेप्रिकेटेड, यूज़ CSS इंस्टेड। सो इसके बारे में मैं नहीं बात करने वाला ज़्यादा, बिकॉज़ वो आपके कोई काम का है नहीं। बट फिर भी अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो आप इधर MDN रेफरेंस पे जा सकते हो, मैंने आपको बता दिया आप कैसे जा सकते हो। सो ये थी हमारी लिस्ट। आशा करता हूँ कि आपको पता चला होगा कि लिस्ट क्या होती है। सो अब हम मूव करते हैं टेबल की तरफ, और हम देखेंगे कि यार हम एक टेबल डेटा कैसे शो कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। सो चलते हैं टेबल में और एक्सप्लोर करते हैं टेबल को। सो गाइस अब हम बात करेंगे टेबल डेटा की, और टेबल डेटा में जाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि टेबल डेटा होता क्या है। सो अगर मैं इधर लिखूँ टेबल डेटा एंड इन HTML लिख के सर्च करूँ, और मैं इमेजेस दिखाता हूँ आपको सिंपली, ताकि आप जल्दी से समझ जाएं। तो मैं इसको ले लेता हूँ या फिर इसको ले लेते हैं। सो बेसिकली कुछ इस तरीके का हमारा डेटा होता है, ठीक है। और ये बॉर्डर्स नहीं आएगी सिंपली, बिकॉज़ ये CSS से की गई है। और मैं HTML रॉ HTML लिखूँ, रॉ HTML, तो मुझे मिले। सो कुछ इस तरीके का हमारा डेटा होता है, और मैं आपको समझाता हूँ कि यार ये क्या होता है, ठीक है। आपको बेसिकली मैं दिखाना चाहता था कि यार टेबल डेटा होता क्या है, वरना कहीं आप वो मैथ्स के टेबल लेके ना बैठ जाओ। जोक्स अपार्ट, अब हम बात करेंगे कि टेबल को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सिंपली इधर टेबल लिखना है। अब इतना लिखने से हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक है। हमें कुछ और भी पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, और वो मैं आपको बताता हूँ कि कितने टाइप्स के पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर होता है हमारे पास TR का मतलब है टेबल रो, ठीक है, टेबल रो। एंड इसके अंदर हम लिखेंगे TH। अब TH का मतलब है टेबल हेडिंग, ठीक है। ये सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए टैग्स है। अगर आप इनका लॉन्ग अगर देखोगे
पहला और लास्ट कैरेक्टर, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए हैं। बट एनीवेज अभी मैं लिखूँगा इधर नेम, और मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, 2-3 बार करूँगा और मैं इधर लिख दूँगा मे बी गेम। एंड अगर मैं कोई प्लेयर का स्कोर दिखा रहा हूँ तो मैं इधर लिख देता हूँ स्कोर, या फिर मार्क्स लिखते हैं, ठीक है। वैसे भी अभी एग्ज़ाम्स आने वाले तो मार्क्स लिखते हैं। और सब्जेक्ट लिखता हूँ मैं इधर सब्जेक्ट। जैसे ही सेव करूँगा मैं इसको और वापस आऊँगा इधर HTML ट्यूट में, तो ये देखो नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स, ये तीनों चीज़ें आ चुकी है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो तुमने बेसिकली हेडिंग लिख दी और बोल्ड कर लिया टेक्स्ट को, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये टेबल हेडिंग है, मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ और ये देखो, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो ये आ रहा है, ये ईच एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। और मैं इसके ऊपर कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको मार्जिन देना चाहूँ, मार्जिन भी दे सकता हूँ मैं, अगर 250 px दे दूँ। वैसे वो अप्लाई नहीं होगी अभी, बट आपको पता चल गया कि ये हमारी टेबल हेडिंग आ चुकी है। अब टेबल हेडिंग के बाद हमारे पास दूसरी रो आती है, वो होती है हमारी टेबल डेटा की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TD, ठीक है। और ये सारे टैग्स को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है यार, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको कि ये सारे टैग्स को आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे वेबसाइट्स बनाते जाओगे, जैसे जैसे काम करते जाओगे HTML के अंदर, वैसे वैसे आपको ये सारी चीज़ें पता चलती जाएगी ऑटोमेटिकली। एंड अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हो, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो नोट्स पे जा सको। बट रटना इज़ द नॉट प्रोफेशनल वे, यू नो। एनीवेज हम टेबल डेटा पे फोकस करेंगे। नेम में मैं लिख देता हूँ देवांशु। इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो यार खुद का नाम तो लिखूँगा ही। सब्जेक्ट में मैं लिख देता हूँ इंग्लिश, बिकॉज माई इंग्लिश इज़ वेरी वेल। एंड मार्क्स में मैं लिख देता हूँ 98, जो कि मेरे आए थे, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं सर्टी दिखा दूँगा मैं अपना, जो कि मैं नहीं दिखाने वाला। तो ये देखो, ये मेरा डेटा शो हो चुका है, ठीक है। अब मैं इस टेबल रो को कॉपी करूँ और मैं इसको 10 बार भी पेस्ट करूँ। 10 बार तो नहीं यार, बहुत ज़्यादा हो गया। 4 बार रखते हैं, 5 बार रखते हैं, ठीक है। और इधर देखो, तो ये देखो ये मेरा डेटा आने लगा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक तो बहुत सारे रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि मैं इसको बैकएंड से कनेक्ट कर दूँ और बैकएंड से डेटा पुल आउट करूँ। दूसरा रास्ता ये है कि मैं इसको चेंज कर दूँ। और एक और रास्ता भी है मेरे पास कि मैं इसको डायरेक्टली जो भी मेरा सर्वर है वहाँ पे जाने दूँ और सर्वर से डेटा ले लूँ। बट वो सारी चीज़ें अभी हम नहीं कवर करेंगे। अभी हम सिंपली फ्रंट एंड देखेंगे, क्लाइंट साइड देखेंगे कि यार हमारा यूज़र क्या देख रहा है, हम उसको क्या दिखाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको पता चला होगा टेबल क्या है, और आप ये सारी चीज़ें खुद भी कर लेना। इधर आप अपने फ्रेंड का भी नाम लिख सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। सो टेबल के अंदर इतना तो कुछ खास है नहीं बताने के लिए, बिकॉज़ ये एक रॉ HTML का फॉर्म है। अगर CSS की बात करूँ तो यार CSS में अपनी सारी चीज़ें कर सकते हो और इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हो, बट वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज़ ये HTML का ट्यूटोरियल है। एंड मैं इसको बोल बोल के बोर नहीं करना चाहता। मैं एक टैग के बारे में बताता हूँ, जो कि क्लाइंट साइड तो नहीं बट आपके SEO को बहुत इफ़ेक्ट करेगा, और जिसका नाम है टी हेड, ठीक है, जिसको हम टेबल हेड बोलते हैं। और इसको हमें पहली जो टेबल हेडिंग होती है और ये जो हमारा पहली जो रो होती है टेबल हेडिंग के बाद में, वहाँ पे हमें रखना होता है। इसको इन दोनों के बीच में रखना होता है टेबल हेडिंग के। मीन्स कि जैसे हमने टेबल टैग लिखा, देन हमने टी हेड लिखा, एंड जो पहली 2 रो होगी उसमें से एक रो होगी हेडिंग की और एक रो होगी हमारे डेटा की, जो पहला डेटा होगा वो। सो उसके लिए हमें ये इसके अंदर लिखना पड़ता है। सो इधर पॉइंट ये है कि अगर आप इस तरीके से लिखोगे चीज़ को तो आपका सर्च इंजन समझ पाएगा कि अच्छा ये टेबल हेड है, ये हेडिंग है और ये पहला डेटा है, ठीक है। देन अगर आप
इधर टी बॉडी लिखोगे, जिसको टेबल बॉडी कहते हैं। और ये प्रिटी मच ऑर्गेनाइज करने का तरीका आप बोल सकते हो अपने टेबल को। अगर आपके पास बहुत सारी टेबल्स हैं और बहुत सारी चीज़ डेटा आप शो करवा रहे हो, तो तब आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका वैसे इम्पैक्ट तो कोई पड़ेगा नहीं। अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ आपको, और मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो ये देखो मेरे पास, अगर मैं टेबल खोलता हूँ तो मेरे पास अभी दो चीज़ें आती थी। पहले मेरे पास अलग अलग करके रो आ रही थी, बट अभी मेरे पास दो ही चीज़ें आ रही है। पहली है टी हेड, दूसरी है टी बॉडी। सो कुछ इस तरीके से आप अपने टेबल को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो। एक और चीज़, आप अपने टेबल के ऊपर एक कैप्शन भी लगा सकते हो। कैप्शन क्या है? मान लो कि आप निफ्टी के शेयर दिखा रहे हो या फिर सेंसेक्स के शेयर दिखा रहे हो, तब आपको ऊपर डिक्लेयर करना पड़ता है कि यार ये मैं शेयर दिखा रहा हूँ निफ्टी के, या फिर ये रिलायंस जियो के शेयर है, वगैरह वगैरह। शेयर की बात अभी हम नहीं करेंगे, हम बेसिकली कैप्शन की बात करेंगे। तो अगर मैं इधर लिख दूँ कि मान लो कि 10th स्कूल एग्ज़ाम 2022-2023, ठीक है, कुछ ऐसी बात लिख दूँ मैं एंड जाऊँ इधर वापस, तब देख सकते हो कि इधर एक कैप्शन ऐड हो चुका है, जो कि इस टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो डेटा है वो किस बारे में है, ठीक है। आप समझ रहे हो बात को, कि ये जो डेटा जो मैंने इधर डंप किया है वो किस बारे में वो इधर दे रहा है। कोई नया यूज़र आएगा, देखेगा 10th एग्ज़ाम, देख लेगा, 10 स्टूडेंट का नाम देखेगा, सब्जेक्ट देखेगा, मार्क्स देखेगा, समझ जाएगा कि ये 10th का रिज़ल्ट है और उसके मार्क्स दिए गए हैं सब्जेक्ट वाइज। सो आई होप कि आपको टेबल के बारे में पता चला होगा और समझ में आया होगा कि यार हम अपने टेबल को कैसे ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर कैसे कैप्शन लगा सकते हैं, और तो और हम उसके अंदर किस तरीके से डेटा शो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मीडिया के बारे में। मीडिया बेसिकली क्या होता है? जो भी हमारी ऑडियो, वीडियो, इमेज, ये तीन तरह की जो फाइल्स होती है वो हम हमारे HTML फाइल में पुट करते हैं, और उसको रखने के हमारे पास दो वे होते हैं, या तो ऑनलाइन से, या तो हमारी जो लोकल फाइल होती है सर्वर में, या फिर लोकल इस फोल्डर में, वहाँ से। सो आइए हम देखते हैं मीडिया को कैसे पुट कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे कि मीडिया हम कैसे इनपुट कर सकते हैं अपने HTML फाइल में। सो मैंने इधर थोड़ा ज़्यादा ही रायता फैला दिया है, तो मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा media.html, एंड इसके अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे मीडिया को इनपुट कर सकते हैं। तो यार देखो, मीडिया को इम्प्लीमेंट करने के प्राइमरीली दो वे होते हैं। पहला, ऑनलाइन यूट्यूब से आप लेके डाल रहे हो, और दूसरा, कोई भी लोकल फाइल आपके कंप्यूटर में पड़ी, या फिर कोई भी सर्वर जो होगा आपका उसके अंदर पड़ी है, वहाँ से आप प्ले करवा रहे हो। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम यूट्यूब से कैसे ला के इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मीडिया फाइल को। तो मैं तो लिख देता हूँ वर्किंग विथ मीडिया, एंड टाइटल मैंने दे दिया। अब बॉडी में मैं क्या दूंगा? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूट्यूब की, तो क्यों ना चलते हैं अपने चैनल पे। सो अभी मैं अपने चैनल पे से कोई भी एक वीडियो उठा लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं ये उठा लेता हूँ HTML वाला, और ये 59 सेकंड का ही है, 49 सेकंड का। सो इसको मैं शेयर पे क्लिक करूँगा, एंड ये जो एम्बेड का ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा, और मैं इसको कॉपी कर लूँगा सिंपली। और ये मैं बता दूँ कि ये जो भी लिखा है ये HTML कोड है वैसे, एंड HTML कोड के अंदर यूट्यूब की जो लिंक है वो दी हुई है। तो ज़्यादा ना सोचते हुए इसको पेस्ट करूँगा जैसे मैं इधर, और सेव करके इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते हैं। तो ये देखो मेरी वीडियो आ चुकी है, और ये डायरेक्ट यूट्यूब से आ रही है। एंड इस तरीके से आप किसी भी क्रिएटर की वीडियो ले सकते हो। और अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये देखो ये प्ले भी हो रही है, और आप इसको बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो इसके अंदर, एंड सो ऑन। सो आई होप कि आपको पता चला होगा कि आप कैसे वीडियोस को प्ले कर सकते हो यूट्यूब से। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता दूँ कि इसने किया क्या है। तो इसने आई फ्रेम टैग का यूज़ किया है, आप भी आई फ्रेम टैग का यूज़ कर सकते हो।
एंड इसके अंदर इसने सिंपली विड्थ दे दी है, हाइट दी है और ये लिंक दे दिया है वीडियो का, ठीक है। और इधर एक टाइटल दिया है यूट्यूब वीडियो प्लेयर और कुछ एट्रीब्यूट्स भी दिए हैं जो कि अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा और आपको इतने सारे एट्रीब्यूट्स देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं इधर एक ट्विक करूँ, मैं इधर 1280x720 कर दूँ तो ये देखो ये चेंज हो जाएगा इसका साइज। एंड ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इस तरीके से आप ट्विक करके वेबसाइट के जो वीडियोज़ हैं उनको चेंज भी कर सकते हैं। देखो ये चेंज हो चुका है। और अब मेरा जो मॉनिटर है वो 920x1080 वाला है। तो अगर मैं 920x1080 भी कर दूँ, 920x1080, तब भी ये आ जाएगा और ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ करके 920x1080। जैसे ही मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र में तो ये देखो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, मैं इधर पिक्सल लिख देता हूँ ताकि ये थोड़ा कन्वीनियंट रहे और सेव करता हूँ इसको जैसे ही। सो ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, कोई बात नहीं, ये थोड़ी डिफ़ॉल्ट मार्जिन की वजह से आ रहा है इस तरीके से। इसको इग्नोर करते हुए अब हम बात करेंगे कि हम लोकल फाइल्स को कैसे अपने वीडियो को प्ले कर सकते हैं, लोकल वीडियो को, और लोकल ऑडियो फाइल को भी कैसे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपली मैं जाऊंगा अभी एक वीडियो फाइल लेके आता हूँ इधर। सो गाइस अभी मैंने ये वीडियो इधर ला दिया है। बेसिकली ये वही वीडियो है जो हमने इधर प्ले किया था। यार मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ यार, 480 540x720 कर देता हूँ या फिर 480 कर देता हूँ। इतना साइज़, बड़ा साइज़ हमें नहीं चाहिए। इसको छोड़ते हैं साइड में। अभी मैंने जो वीडियो था वो यही वाला वीडियो मैंने अभी इधर हमारे जो फोल्डर इधर ला दिया है। एंड ये कुछ इस तरीके का प्रतीत हो रहा है। मैं इसको क्लोज़ करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर मैं इधर लिखूँ वीडियो लिखने के बाद अगर मैं SR से लिखूँ तो मैं लिखूँगा video.mp4 जो कि मेरी वीडियो का नाम है, और सेव करूँ सिंपली। मैं इतना ही करूँ मैं इसको कमेंट आउट करूँ बिकॉज़ ये थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। सेव करके इसको खोलूँ तो ये देखो ये मेरी वीडियो आ चुकी है और ये अभी थोड़ी ख़राब दिख रही है आपको बिकॉज़ ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो इसको अभी हम छोटा करेंगे। अगर मैं विड्थ लिखूँ और मैं को 720p लिख दूँ और सेव करूँ तो ये देखो ये छोटी हो चुकी है, बट ये प्ले नहीं हो सकती। ये एक पहला जो फ्रेम आता है वो आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर एक एट्रीब्यूट दूंगा। एट्रीब्यूट क्या होता है, देखो एट्रीब्यूट वो तरह की चीज़ें होती है जो कि टैग के अंदर लिखी जाती है एक्स्ट्रा में, ठीक है। अब वो क्या होती है, वो कुछ फंक्शनैलिटी हो सकती है या फिर वो कुछ फंक्शन हो सकता है। जैसे कि विड्थ हमारा एट्रीब्यूट है, ठीक है। विड्थ मैंने लिखा बिकॉज़ मुझे इसकी विड्थ कम करनी थी और ऑटोमेटिकली इससे उसकी हाइट कम हो चुकी है। सो कुछ इस तरीके से हमारे एट्रीब्यूट काम करते हैं और इस एट्रीब्यूट का नाम है कंट्रोल्स। अगर मैं इसको सर्च करूँ तो ये देखो कंट्रोल्स आ चुका है। मैं जैसे सेव करूँगा, मैं वापस आऊँगा तो ये देखो इधर मेरे पास बटन आ चुके हैं। अगर मैं इसको What is up everyone? तो ये कुछ इस तरीके से प्ले होगा और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप। इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हो, इधर निकल भी सकते हो। एंड वो आपके ब्राउज़र के ऊपर है कि यार आपको किस तरीके के कंट्रोल दे। अगर मैं इस लिंक को फटाफट से कॉपी करके अपने इधर गूगल क्रोम में पेस्ट करूँ तो ये देखो कुछ इस तरीके के बटन दे रहा है जिसमें मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ इस फाइल को और प्लेबैक स्पीड वगैरह वगैरह मैं चेंज कर सकता हूँ। एंड ऑन दी अदर हैंड फायरफॉक्स में कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। सो ये टोटली आपके ब्राउज़र पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो। एंड अगर सफारी वगैरह यूज़ कर रहे हो तो पता नहीं कौन सा बटन आएगा, आई गेस आ जाएगा बटन वगैरह। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है मैक में वेब डेवलपमेंट करने में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैक के साथ मेरा पुराना रिश्ता है। एनीवेज मैक की बात नहीं करेंगे अभी। अभी हम बात करेंगे कि हम कैसे वीडियो को तो प्ले कर सकते हैं, ठीक है। हम अब हमें ऑडियो को प्ले करना हो तो हम ऑडियो को भी प्ले कर सकते हैं इसके अंदर। एंड उसके लिए हमारे पास टैग है ऑडियो, ठीक है। और HTML में इन तरीके से टैग लिखा गया है ना, ऐसी तरीके से कि यार आपको कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए ना कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए तो आप उसका नाम लिख दोगे तो वो चीज़ आ जाएगी आपके पास। बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि यार वो चीज़ आ तो गई बट उसमें हम वो उसको कंप्लीट कैसे करें, ठीक है। वो चीज़ आपको मैं सिखा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है।
सो ये ऑडियो मांग रहा है तो एक काम करते हैं, नई नई ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। मेरे पास ऑडासिटी सॉफ्टवेयर है तो मैं इसमें एक ऑडियो रिकॉर्ड करके रखता हूँ, और आप कोई भी ऑडियो वगैरह कर सकते हो। मैं अभी एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ फटाफट से। सो गाइस, मेरे पास अभी एक ऑडियो आ चुकी है, मैंने अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया। और अगर आप भी ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप बेस्ट सॉफ्टवेयर है ऑडासिटी, आप इसका यूज़ कर सकते हो। फिर अभी मैं ऑडासिटी का ट्यूटोरियल नहीं बना रहा तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। अभी हम ऑडियो को इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी। तो जैसे हमने वीडियो को इम्प्लीमेंट किया था, इधर मैं अपना नाम लिख दूंगा ऑडियो का और सेव करूंगा ना, और जाऊंगा इधर। तो ये देखो, मैं अभी पहले वीडियो को हटा देता हूँ बिकॉज़ उसके भी हमें ज़रूरत नहीं है। सेव करूँगा तो ये देखो कुछ हो नहीं रहा, ठीक है, कुछ आ नहीं रहा। मैं इसको थोड़ा फुल स्क्रीन कर दूँ पहले। सो इधर भी हमें कंट्रोल्स देने पड़ेंगे, तो मैं इधर कंट्रोल्स लिख के सेव करूँगा जैसे ही। और मैं इसको ओपन करता हूँ और इधर जाते हैं अपनी वेबसाइट में। तो ये देखो ये आ चुका है। अगर इसको प्ले करूँ तो चेक 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 1 2 3 1 2 3 माइक टेस्टिंग। सो कुछ इस तरीके से आप अपनी ऑडियो को प्ले कर सकते होगे। आशा करता हूँ कि आपको पता चला होगा कि आप कैसे ऑडियो को प्ले कर सकते हो। थैंक यू। सो कुछ इस तरीके की ऑडियो आएगी, और मैंने बहुत सारी इफ़ेक्ट लगा के इसको क्लीन किया है। सो ये इतनी क्लीन आ रही है। एनीवेज, उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। तो आपको पता चल गया कि आप कैसे यूट्यूब से वीडियो प्ले कर सकते हो। स्टैटिक जो अपनी जो लोकल वीडियो उसको प्ले कर सकते हो, लोकल ऑडियो को प्ले कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि आप कैसे इमेज को ला सकते हो इसके अंदर। सो मैं क्या करूँगा, मैं एक थंबनेल लेके आता हूँ इधर। सो मैंने इधर एक थंबनेल ले आया हूँ, और ये मेरे HTML कोर्स का थंबनेल है। मैं इसका नाम चेंज करके IMG रख देता हूँ ताकि मुझे इसको पुकारने में आसानी रहे। और ये सारी की सारी फाइल मैं आपको जिप करके देने वाला हूँ, तो उसकी टेंशन आपको लेनी ही नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, या फिर रहने देते हैं इसको। अभी मैं क्या लिखूँगा, मैं इधर IMG लिखूँगा। एंड सेम प्रोसीजर है सभी टैग के अंदर। वीडियो के अंदर भी हमें SRC देना था, ऑडियो में भी हमें SRC देना था, और इमेज में भी हम SRC देंगे। सो मैं इधर लिख देता हूँ img.png। अल्ट, ये क्या चीज़ है देखो। पहले की क्या होता था कि यार लोगों के पास इंटरनेट स्लो होता था तो इमेजेस लोड नहीं होती थी, ठीक है। तो वो क्या होता था, अल्ट में एक टेक्स्ट आता था, और वो देख के वो लोग समझ जाते थे कि हाँ ये इमेज है। फॉर सम रीज़न आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और उसकी इमेज नहीं दिखती है, टेक्स्ट दिख जाता है आपको उस इमेज के बारे में, और वो टेक्स्ट बता रहा होता है कि ये इस प्रकार की इमेज है। तो उसको हम अल्ट बोलते हैं। और अगर मैं इधर लिख दूँ थंबनेल, एंड मैं सबसे पहले इसको सेव करूँगा और इधर आऊँगा। तो ये देखो ये मेरी इमेज आ चुकी है, ठीक है, ये मेरी इमेज आ चुकी है। एंड मैं थोड़ी गलती करूँ, अगर मैं AS लगा दूँ, और देखो ये इधर थंबनेल दिखा रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं दिखा दूँ, ये इधर थंबनेल दिखा रहा है लिख के। सो आई होप कि आपको पता चला होगा। और मैं इधर एक BR टैग भी लगा दूँ। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि BR टैग क्या है, तो BR टैग बेसिकली लाइन को ब्रेक कर देता है, यानी कि जो भी इधर आ रहा है इसके बाद वो दूसरी लाइन में आएगा, ठीक है। उसको BR टैग से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, बिकॉज HTML के अंदर अब वाइट स्पेसेस और एंटर्स को नोटिसेबल बोला जाता है, और वो इग्नोर करता है इन सारी चीज़ों को। तो आपको BR और HR टैग का यूज़ करना पड़ेगा। और HR टैग भी काइंड ऑफ वही काम करता है हमारे लाइन को ब्रेक करने के लिए, बट वो क्या करता है, वो एक लाइन दे देता है बीच में। अगर मैं इसको सेव करूँ, मैंने इसको सेव नहीं किया था, तो ये देखो एक लाइन दे रहा है ये। इसको मैं माइनस करूँ तो ये देखो ये बहुत बड़ी लाइन देगा। सो आई होप कि आपको पता चला होगा। अभी मैं HR को नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ BR को लिखूँगा। सो ये मेरा थंबनेल आ चुका है। अब इसके अंदर भी मैं विड्थ को सेट कर सकता हूँ। मैं इसको थंबनेल को ला देता हूँ वापस मेरे IMG कर देता हूँ इसको, एंड इसकी विड्थ में सेट कर देता हूँ 450 पिक्सल। एंड इमेज की साइज आप पिक्सल में भी सेव कर सकते हो, या फिर कोई भी मीटर में, या फिर कोई भी पॉइंट में आप सेव कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर हम थोड़ी ट्विक्स भी कर सकते हैं, जैसे कि इसको इसके अंदर आप हाइट भी दे सकते हो, ठीक है। बट हाइट देना रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज अगर आप विड्थ दे रहे हो तो हाइट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी उसके एक्सपेक्ट रेशो के मुताबिक। और अगर आपको एक्सपेक्ट रेशो नहीं पता तो मैं बता दूं कि एक इमेज का रूल होता है कि यार इतने से छोटी होगी वो, उसके हाइट और विड्थ बड़ी होगी तो इमेज फट जाएगी। एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको बता दूं, तो अगर मैं तो लिखूँ हाइट
एंड इज इक्वल टू लिखूँ एंड कुछ चीज़ें दूँ जस्ट लाइक कि 890 पिक्सल, जो कि विड्थ से बहुत कम है। सो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये देखो मेरी इमेज फट रही है इस तरीके से, ठीक है। सो HTML में क्या होता है कि अगर आप कोई एक पैरामीटर भी दोगे, अगर मैं इसको सिंपली हाइट ही दूँ तो ये देखो विड्थ को ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, और वो इस तरीके से लेगा कि उसका जो एक्सपेक्ट रेशो है वो डाउन ना हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये हमारी जो हाइट है वो उस तरीके से जाएगी हमारे HTML में, जैसे कि ये मेरी 890 हाइट है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग जो भी विड्थ बैठती है एक्सपेक्ट रेशो के अकॉर्डिंग, उसको वो विड्थ लिख देगा, विड्थ इज इक्वल टू वो कर देगा। सो ये हो रही बात एक्सपेक्ट रेशो की। और आप अगर बिगिनर हो तो विड्थ से स्टार्ट करें। एंड मेरा माउस पता नहीं क्यों अजीब अजीब चीज़ें कर रहा है। एनीवेज उसको साइड में रखते हुए, सो आई होप कि आपको पता चला होगा कि आप कैसे मीडिया को डाल सकते हो अपनी वेबसाइट में, एंड किस तरीके से ऑनलाइन मीडिया लेके आ सकते हो और किस तरीके से लोकल मीडिया लेके आ सकते हो। और ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन के भी ऑडियो में और इमेज में भी कर सकते हो। जस्ट लाइक कि जैसे मैंने इधर यूट्यूब से मैं लिंक लेके आया था, आप किसी भी वेबसाइट से जाके लिंक उठा सकते हो किसी भी ऑडियो का और इधर चेप सकते हो। बट वो सारी चीज़ें अभी मैं नहीं कराऊँगा, बिकॉज वो आप खुद कर सकते हो और एज अ होमवर्क आप करोगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि हाँ इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, इस लिंक को मैं इस तरीके से डाल सकता हूँ SRC में। सो आई होप कि वो आप मेरी बात को समझ पाओगे। एंड अब हम बात करेंगे लिंक्स के बारे में, कि लिंक्स होती क्या है HTML में और हम उनको किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस अब हम बात करेंगे लिंक्स के बारे में, कि कैसे हम अपने किसी भी टेक्स्ट में या फिर किसी भी इमेज में लिंक को ऐड कर सकते हैं। सो लिंक्स को ऐड करने के लिए हमें एक टैग का यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है ए, और ए टैग के अंदर हमें href देना पड़ता है। और href मीन्स जिस किसी भी वेबसाइट का हम लिंक देना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए मुझे देना है गूगल का लिंक, तो मैं लिखूँगा HTTPS देन कोलन देन दोनों स्लैश देन लिखूँगा google.com, या फिर आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो www.google.com, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। एंड इधर आप कुछ भी दे सकते हो टेक्स्ट, जस्ट लाइक कि मैं देना चाहूँगा क्लिक मी टू गो टू गूगल। मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा और सेव करूँगा। मैं जैसे ही वापस आऊँगा इधर तो ये देखो एक छोटू सा नन्नू सा मुन्नू सा लिंक आ चुका है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो मेरे को गूगल की वेबसाइट पे लेके आ चुका है। नाइस। अब इसके अंदर हम कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इधर स्पेस देखे लिखूँ टारगेट एंड इस इज इक्वल टू लिखूँ अंडरस्कोर ब्लैंक और सेव करूँ और वापस इधर आऊँ और इस नन्नू मन्नू लिंक पे वापस से क्लिक करूँ तो ये देखो मुझे एक नया टैब में खोल के दे रहा है। वो बात अलग है कि मैंने 2 बार क्लिक कर दिया इस पर, बट फिर भी यार ये देखो ये कितना ऑसम है। मैं अपना ब्लॉग पढ़ सकता हूँ, इधर इधर कोई भी ब्लॉग होगा और इधर मैं एक लिंक दूंगा किसी भी विकीपीडिया का या फिर किसी भी आर्टिकल का दे दूँ, तो वो इंसान आर्टिकल पढ़ने के बाद इधर ब्लॉग पे आ सकता है मेरे वापस। सो ये बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ है और मुझे ये चीज़ पर्सनली बहुत पसंद है, और कई कई वेबसाइट्स में नहीं होता है ये। सो उनके लिए ये थोड़ा यूज़र बेस को थोड़ा डिक्रीज़ करता है, बिकॉज़ अगर आपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल का अगर लिंक दिया है फॉर सम रीज़न इंस्टाग्राम वगैरह का, तो यार लोग वहीं पर ही पूरे दिन स्क्रॉल करते रहेंगे, आपका ब्लॉग तो चला जाएगा साइड में। सो ये चीज़ आपको रखनी चाहिए। और ये क्या है बेसिकली, टारगेट एक एट्रीब्यूट है और अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब है कि ये नए टैब में खोलेगा, ठीक है। आपको सिंपली इतनी चीज़ को याद रखने है, किसी भी आप अपनी रफ कॉपी में लिख दो कि टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब है ओपन इन न्यू टैब, ठीक है। और ये बहुत हार्ड नहीं है, ये सिंपल ही चीज़ है, ठीक है। अब हमने देखा कि हम किस तरीके से इसमें टेक्स्ट में लिख सकते हैं, अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से इमेज में लिख सकते हैं। सो अगर मैं क्या करूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और ये जो मेरा थंबनेल है, ठीक है। एंड मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर ए दे देता हूँ, ए पे जैसे मैं क्लिक करूँगा href वगैरह ये सब करेगा।
मैं क्या करूँगा, मेरा जो IMG वाला टैग है मैं इसको कट करूँगा और मैं इधर दे दूँगा। जहाँ पर मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ उधर मैं अपनी IMG दे दूँगा, यानी कि इमेज दे दूँगा। एंड इधर जो भी मेरा वीडियो का थंबनेल है, जस्ट लाइक कि लिस्ट वाला वीडियो है, तो अगर मैं चैनल पे जाऊँ और लिस्ट इन हिंदी वाले वीडियो पे क्लिक करूँ और इसको म्यूट करके इसके लिंक को कॉपी करूँ मैं सिंपली, एंड मिनिमाइज़ करूँ इसको, एंड इधर href में इसके लिंक को पेस्ट करके सेव करूँ। तो ये देखो यार कि इधर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखो, जैसे मैंने थंबनेल पे क्लिक किया ये मुझे अपनी जो भी मेरी वीडियो इस पे लेके आ रहा है, वीडियो पे रीडायरेक्ट कर रहा है। तो यार ये कितना कन्वीनियंट है। और अगर कोई यूज़र ऐसा देख ले कि यार वो इमेज पे क्लिक कर रहा है और उसको एक सेपरेट यूट्यूब की वीडियो मिल रही है, उस इमेज पे क्लिक करने के बाद सेम इमेज पे क्लिक करने के बाद सेम थंबनेल वाली यूट्यूब मिल रही है उनको, तो वो तो यार पागल ही हो जाएगा। वो आपके ब्लॉग्स पे ट्रस्ट करने लगेगा मीन्स की, और आप ही से ब्लॉग पड़ेगा। वो मेरा कहने का मतलब है। सो आई होप कि आपको पता चला होगा कि यार किस तरीके से आप लिंक्स को ऐड कर सकते हो, किस तरीके से आप मीडिया को ऐड कर सकते हो, और किस तरीके से इतने छोटे छोटे ट्विक करके आप अपने यूज़र को खुश कर सकते हो ताकि वो भी आपको खुश करे, और बदले में आप उनको ऐड दिखा के पैसे ले सकते हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है सिंपली। और अगर आपने इधर टारगेट इज़ इक्वल टू ब्लैंक नहीं किया है तो इमेज वाले में नहीं इधर करना है आपको। ये मार्क आपको याद रखना है कि हाँ ये ए वाले में हमें करना है। तो ये ट्रांसलेट हो गया बेसिकली, मुझे टारगेट करना है। टारगेट ऑटो करेक्ट नहीं आ रहा। टारगेट गेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। सेव करता हूँ मैं इसको एंड वापस से इधर आऊँगा, बैग मारता हूँ इसमें, इसको रिलोड मारता हूँ, और जब मैं इसको खोलूँगा तो ये देखो ये अलग से खुल रहा है। सो आई होप कि आपको लिंक्स के बारे में और मीडिया के बारे में पता चला होगा। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स के बारे में कि यार आप कैसे अपने यूज़र से एक फॉर्म फिल करवा सकते हो ताकि वो कोई भी क्वेरी हो वो आपको दे सके। तो चलते हैं फॉर्म्स को एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस अब हम बात करेंगे फॉर्म्स के बारे में कि यार हम एक बेसिक फॉर्म कैसे बना सकते हैं यूज़र के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक नई फाइल बनाऊँगा फॉर्म के लिए, बिकॉज़ मुझे वो फ्रॉम स्क्रैच बनाना है, इसलिए मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ। एंड चिंता मत करिएगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। एंड अभी हम फोकस करते हैं फॉर्म पे। तो मैं इधर अपना बॉयलर प्लेट को डाल देता हूँ एंड इधर मैं लिखूँगा यूज़र फॉर्म। देन बॉडी में हम कुछ चीज़ें करेंगे। सो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्म, एंड फॉर्म लिखने के बाद इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे फॉर्म, ताकि हमें थोड़ा ऑटो करेक्शन मिले। अब ये जो एक्शन है वो मैं आपको बता दूँ एक्शन क्या होता है। देखो एक्शन जो भी हमारा बैकएंड होता है, जस्ट लाइक अगर आप पाइथन में बैकएंड कोड कर रहे हो तो आपके पास py फाइल होगी, एंड PHP में अगर बैकएंड लिख रहे हो तो आपके पास .php फाइल होगी। तो बेसिकली एक्शन बटन का मतलब ये है कि यार इस फॉर्म को फिल करने के बाद जो डेटा हो वो कहाँ जाए, कहाँ पर जाए वो सारा डेटा। सो अभी मैं इसको main.py लिख देता हूँ, बट आपको उस तरह से नहीं लिखना है। अगर आप कोई सीरियस प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप उसको बैकएंड दीजिए यार। आप स्ट्रैप या फिर बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो बैकएंड में, वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो बैकएंड में अगर आप बैकएंड प्रोग्रामिंग नहीं जानते तो। फिलहाल अभी हम फोकस करेंगे फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें फॉर्म में चाहिए वो है नाम किसी भी आदमी का। हमें लिखना पड़ेगा इनपुट। इनपुट लिखने के बाद जो टाइप होगा वो हमारा होगा टेक्स्ट, एंड दैट्स इट। जैसे ही हम सेव करेंगे एंड इसको रन करता हूँ मैं form.html को, तो ये देखो हमारे पास एक बेसिक सी चीज़ आ चुकी है। एक आ चुका है डब्बा जिसके हम अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं इधर लिखूँ डेविल इज़ हेयर, सो आप देख सकते हैं कि ये आ चुका है और मैं इसको मिटा भी सकता हूँ। अब मैं इधर क्या लिखूँगा, मैं इधर एक दूसरी चीज़ लिखूँगा इनपुट में, और उसका टाइप होगा हमारा नंबर। तो अगर मैं इधर नंबर लिखूँ तो कुछ आएगा नहीं, बिकॉज नंबर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। मैं फ़ोन लिख देता हूँ इधर, और मैं इधर एक प्लेस होल्डर दे देता हूँ। प्लेस होल्डर क्या करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इधर नेम लिखूँ
और जाऊँ तो ये देखो इधर नेम लिख के आ रहा है। मैं इधर नेम लिख सकता हूँ देवांशु और वगैरह वगैरह, ठीक है। इधर कुछ नहीं आ रहा है तो इधर मैं अपना नंबर दे सकता हूँ, और इधर मैं लिख सकता हूँ प्लेस होल्डर इज इक्वल टू नंबर। मैं इधर लिख सकता हूँ प्लेस होल्डर इज इक्वल टू नंबर, ठीक है। और मैं इन डेप्थ में नहीं बताने वाला फॉर्म के बारे में। फॉर्म के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो के बाद में, और मैं उसमें पूरा का पूरा फॉर्म समझाऊंगा कि कैसे काम करता है विथ बैकएंड। सो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा ताकि वो वीडियो आप देख पाओ। देन मैं इधर कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, जस्ट लाइक कि डेट या फिर ईमेल रख लेते हैं। ईमेल नहीं, हम ले रहे हैं तो फिर मोबाइल ले रहे हैं तो हम डेट रखेंगे, और सेव करूँगा मैं जैसे ही। तो ये देखो डेट के लिए पूछ रहा है, और इधर आप अपनी डेट सिलेक्ट कर सकते हो। वाह कितनी अच्छी चीज़ है, नाइस। देन जो भी क्वेरी है वो इंसान की, जस्ट लाइक कि मुझे वो एक क्वेरी है कि मुझे आप अच्छी वीडियोस नहीं दे रहे, वो अगर क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, या फिर मैं अच्छी वीडियोस दे रहा हूँ तो आप लाइक कर सकते हो चैनल को, उस तरीके से। अब देखो ये नेम एक अलग चीज़ आई है हमारे पास। मैंने क्या किया, मैंने बातों बातों में टेक्स्ट एरिया लिख दिया है, और हमें कोई भी समाहार चाहिए होता है लिखने के लिए, जस्ट लाइक इस तरीके का, इस तरीके की चीज़ चाहिए होती है जो कि रिसाइजेबल भी हो, तो इसको हम टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। इसमें आप जितनी भी चाहो उतनी सी चीज़ें लिख सकते हो। इधर आप अपनी कॉलम्स बना सकते हो, रो बना सकते हो, और आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो सारी चीज़ें। बट इसके अंदर आपको नेम देना पड़ेगा। नेम क्या होता है, नेम सब इनपुट में आता है, ठीक है। हमने इधर नहीं लिखा बिकॉज उसकी ज़रूरत अभी नहीं है हमें, बट मैं बता दूँ नेम एक आइडेंटिफायर होता है जो भी आपका बैकएंड है उसके लिए, वो उससे आपके ये जो नेम है उससे इस टेक्स्ट एरिया को रेफ़र करता है। आईडी जो कि मैंने पहले ही बताया कि सभी एलिमेंट में होती ही है अलग। सो ये आपके जो एलिमेंट है उसका नाम है, इसका बैकएंड से कोई लेना देना नहीं है, और ये बैकएंड के लिए बना गया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको उस तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर मैं इधर बी आर लिखूँ और मैं इसको कॉपी करूँ, और मैं जगह जगह पे बी आर लिख देता हूँ बिकॉज़ मुझे सभी जगह पे एक एक लाइन को निकालना है, यानी कि लाइन का स्पेस चाहिए मुझे, लाइन गैप। तो कुछ मिनिमलिस्टिक सा लग रहा है, बट मुझे एक और गैप चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको खोलता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँगा, एज सिंपल एज दैट। अभी हम CSS का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है। नहीं तो फिर हम मार्जिन पैडिंग की भी यूज़ कर सकते हैं पैरामीटर्स का, बट उसके बारे में अभी मैं आपको बता के कंफ्यूज नहीं करूँगा। तो देखो हमारा सिंपल फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखता है। नेम, नंबर डालो अपना, डेट डालो, और जो भी क्वेरी है वो डाल दो, ठीक है। और इसके अंदर भी आप प्लेस होल्डर डाल सकते हो मेरे ख्याल से, एंड हाँ इधर डाल सकते हो, और इधर लिख सकते हो व्हाट डू यू वांट टू से, इस तरीके से कुछ लिख सकते हो। अच्छी अच्छी बात है, प्यार भरी। और इधर आप लिखना भी चालू कर सकते हो और फिल कर सकते हो। और ये देखो एक फॉर्म बन चुका है। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ ये कैलेंडर है हमारा, और ये हर एक ब्राउज़र के मुकाबले अलग अलग आएगा। जैसे ही हमारा जो कंट्रोलर्स के बटन थे वैसे आए थे, उस तरीके से हर एक ब्राउज़र के लिए अलग अलग आएगा। तो देखो इधर अलग आ रहा है, और क्रोम में भी हमारा अलग आ रहा था। सो उस हिसाब से हमें चीज़ों को चेंज करना है। सो आई होप कि आपको फॉर्म्स के भी बारे में पता चला होगा। एंड आई नो कि मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है बिकॉज़ मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। सो वो आप जाके चेक कर सकते हो, बिकॉज़ उसमें मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा कि लेबल क्या होता है, इनपुट क्या होता है, इनपुट टाइप कितने तरह के होते हैं, फॉर्म को किस तरीके से बैकएंड से जोड़ना होता है, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आने वाले वीडियो में। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं ये ज़्यादा बोल के आपको बोर नहीं करूँगा। सो आई होप कि आपको फॉर्म के बारे में समझ में आया होगा, और मुझे पता है कि मैंने बहुत कम बताया है, बट मुझे लगता है कि यार मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ और मैं उसमें सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। सो मुझे लगता है कि ये प्रीटी मच फ़ाइन है, मैंने जितना बताना था वो बता दिया है। एंड इससे आप एक बेसिक फॉर्म तो बना ही सकते हो, ठीक है। एक और चीज़, अगर आपको बहुत सारी टाइप्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, मैं इसको एक जूम कर अंडू कर देता हूँ। यार मैंने इसको क्यों निकाला। आप इधर होवर कर सकते हो, या फिर इधर होवर करके इसके MDN रेफरेंस को खोल के देख सकते हो, ठीक है।
देख सकते हो, और इसमें जितने भी टाइप्स है वो आप देख सकते हो। बाकी के ये जो टाइप्स है वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ मेरे आने वाले वीडियो में फॉर्म के ऊपर, और मैं उसमें आपको प्रेटी मच सारा फॉर्म ही बताने वाला हूँ। सो आई थिंक दैट शुड बी फाइन फॉर यू। अब मूव करते हैं हमारे कैरेक्टर सिंबल के ऊपर, बिकॉज बिकॉज वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है HTML के अंदर, और आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कैरेक्टर सिंबल की। सो लेट्स मूव ऑन द कैरेक्टर सिंबल। सो गाइज मैंने इधर एक वर्ड फाइल बना के रखी है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोल लेता हूँ। सो इसके अंदर मैंने सारे कैरेक्टर सिंबल्स रखे हुए हैं। प्राइमरीली जो आपको यूज़ में आएंगे वही इतने ही रखे हैं। बाकी के मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे ढूंढ सकते हो, तो मैं वो बता देता हूँ सबसे पहले। सो अगर आपको कोई भी सिंबल चाहिए, जस्ट लाइक कि मुझे कॉपीराइट सिंबल चाहिए, तो मैं लिखता हूँ कॉपी राइट सिंबल इन HTML, या फिर HTML लिख सकते हो। एंड इधर देखो ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आपको याद करके रखने हैं ये सारे सिंबल्स, बट ये थोड़े इंपॉर्टेंट सिंबल्स है जो आपको याद होने चाहिए एज अ बिगिनर HTML डेवलपर, या फिर एज अ वेब डेवलपर आपको याद तो होने चाहिए ये बेसिक सिंबल्स। तो सबसे पहला सिंबल है हमारा कॉपीराइट का। सो इधर लिखा है @copy एंड सेमीकोलन। तो अभी हम देखते हैं इधर। सो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने index.html में चले जाता हूँ, या फिर एक नई HTML फाइल बना देते हैं यार। उसमें क्या जाता है KB में कोड आने वाला है, तो मैं इधर लिख देता हूँ symbols.html। और हाँ, मैंने ये जो फॉर्म की जो स्पेलिंग है वो गलत करके रखी थी, और जितने लोगों को मन में डाउट था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे आती है, बट मैं देखना भूल गया था इसीलिए। एंड जल्दी जल्दी में यार मैं स्पेलिंग्स गलत कर देता हूँ, एंड आप मुझे माफ़ कर सकते हो यार। एंड एक और चीज़, मुझे इंग्लिश आती है, ठीक है। एनीवेज अभी हम बात करेंगे सिंबल्स के बारे में। सो इधर मैंने टाइटल में कुछ लिखता नहीं हूँ मैं, अभी जाने देते हैं इसको। एंड पैराग्राफ लिखते हैं मैं बड़ा, या फिर एक काम करते हैं हेडिंग लिखता हूँ मैं, हेडिंग H5 में लिखता हूँ, एंड ताकि आपको दिखे, विजिबल हो। बाकी ये रिकमेंडेड नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और आप भी आराम से कॉपी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से मेरा ये जो पूरा का पूरा फोल्डर है जिप फाइल, इसको उठा के, एंड आप भी मज़े ले सकते हैं इसके। सो अगर मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करूँ तो ये देखो, ये नन्हा मुन्ना सा कॉपीराइट क्लेम वाला ये आ चुका है। अब हम दूसरा देखते हैं लेस देन का। सो अगर मैं इसको कॉपी करूँ, ऐड को क्या बोलते हैं, NIT एन बोलते हैं इसको, मुझे याद है। एंड आई थिंक सेमी कॉलन मुझे नहीं ज़रूरत है, हाँ सेमी कॉलन मुझे नहीं ज़रूरत है, एंड मैंने इसको ज़्यादा दे दिया। ओके, सेव करूँगा मैं जैसे, तो ये देखो ये मेरा लेस देन का सिंबल आ चुका है। अब एज वेल एज हमारा ग्रेटर देन का भी सिंबल है। अगर मैं इसको इस तरीके से कॉपी करूँ, और अगर आप सिंबल नहीं भी दे रहे हो, सेमी कॉलन नहीं भी दे रहे हो, तो भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपको सेमी कॉलन देना ज़रूरी है। मैंने इधर नहीं दिया, माय मिस्टेक, मैं इसको दे देता हूँ। एंड इसको जैसे मैं फिर से इधर दूसरा डालूँगा, तो देखो आप ये ग्रेटर देन का आ चुका है। एंड एज वेल एज अगर आपको डॉलर का चाहिए, डॉलर पैसा चाहिए, पैसा आपको, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ इसको, और जैसे इस इधर रखूँगा, और ये देखो आपके पास पैसा आ चुका है, पैसा। सो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा सिंबल्स के बारे में, और इस पूरे HTML के वीडियो में यार। एंड अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी SEO के बारे में भी आपको देखना है। बट फिर भी यार, अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो यार प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे कि यार मुझे इस वीडियो में मज़ा आया, या फिर मुझे इस वीडियो में ये प्रॉब्लम हुई, या फिर मेरा ये डाउट सॉल्व नहीं हुआ है, ताकि मैं आपके लिए वो अलग सेपरेट वीडियो में हो सके तो वीडियो में, या फिर कमेंट सेक्शन में हो सकता है तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है तो यार आप अपने भाई के लिए एक लाइक तो दे ही सकते हो। अब ज़्यादा भीख नहीं मांगते हुए SEO के बारे में बताऊंगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि यार SEO कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आपकी जो वेबसाइट है, जो डम वेबसाइट है जिसमें कुछ भी नहीं है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा मेरी ये index.html का, ये जो मेरी डम वेबसाइट है, अगर कल को मैं इसको डोमेन लेके इसका होस्ट कर दूँ, इसका डोमेन में रख दूँ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज .com, या फिर programming.com भी रख दूँ, एंड मैं जगह जगह ऐड लगवा के दिखाऊं कि यार इसके अंदर मेरे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पड़ी है बहुत सारी, उसके अंदर ट्यूटोरियल्स वगैरह सब कुछ है,
बट फिर भी आप एक टाइम को सोचो, कोई भी यूज़र आएगा मेरी ऐड को देख के इधर क्लिक करेगा तो इसको ये मिलेगा, ये कचरा मिलेगा, ये सारा कचरा मिलेगा उसको। एंड मैंने इसके अंदर एसईओ मेंटेन करके रखा है, मैंने इस वेबसाइट के अंदर एसईओ मेंटेन करके रखा है, और उस यूज़र को क्या मिल रहा है, ये कचरा मिल रहा है एसईओ मेंटेन वाला। सो एसईओ एज मच इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एज अ बिगिनिंग। हाँ, कई कई जगह पे इम्पॉर्टेंट होता है, इसका रोल भी होता है, बट फिर भी जब से लोगों ने एसईओ के नाम पे स्पैम करना चालू किया तब से एसईओ की वैल्यू उतनी नहीं रही जितनी पहले थी। सो मुझे ऐसा लगता है कि यार आपको बिगिनिंग में एसईओ के पीछे नहीं भागना चाहिए, और अगर आप एडवांस यूज़र हो तो आपको पता ही होगा कि यार जब तक कंटेंट में दम नहीं होता है तब तक कोई भी चीज़ आपको ऊपर नहीं ला सकती। इनफैक्ट गूगल भी खुद आपको ऊपर नहीं ला सकता जब तक आपके कंटेंट में दम नहीं है, तो गूगल के भी राइट्स नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप इतनी समझ रखें कि यार एसईओ एज मच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कई कई लेवल पे इम्पॉर्टेंट है, और मैं बताऊँगा आपको कि यार वो कौन कौन सी चीज़ है जिससे आप एसईओ बेस्ट कर सकते हो। पहली चीज़, आपका जो ये टाइटल है ये आपके जो भी टॉपिक है उससे रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है, ये पहली चीज़। देन जो भी आपकी हेडिंग है वो कैटेगराइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार H4 लगा के उसके अंदर लॉरेम स्पन लिख के डमी टेक्स्ट डाल दिया, ऐसी चीज़ें नहीं करनी। ये हम ट्यूटोरियल के अंदर ऐसे इसलिए कर रहे थे ताकि आपको दिखे विजिबल और आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा रहे, बट फिर भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी। आपको हेडिंग को हेडिंग टैग में लिखना है, पैराग्राफ को पैराग्राफ टैग में लिखना है, और किसी चीज़ को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है तो यार उसको CSS के थ्रू करो। जितना CSS यूज़ करोगे उतना SEO अच्छा होगा आपका, ठीक है। एंड एक लास्ट चीज़, मैं आपको एक नई HTML फाइल बना के दिखाता हूँ। एंड आप सोचोगे कि यार इसके लिए HTML फाइल क्यों बना रहा है, बट फिर भी मुझे बनानी पड़ेगी। एंड कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, layout.html में लिखता हूँ, एंड मैं एंटर मारूँगा। मैं इधर एक्सप्लेनेशन मार्क दूंगा फटाक से, एंड मैं द टाइटल दे देता हूँ SEO, ठीक है। एंड बॉडी में आऊँगा, देखो हमने अभी तक जितनी भी वेबसाइट्स बनाई, ठीक है, वो सारी की सारी इस तरीके से बना दी, ऐसे ही कोई भी चीज़ हमने डाल दिया। बट अगर आपको SEO मेंटेन रखना है तो आपको पेज का लेआउट अच्छे से बनाना पड़ेगा। जैसे कि इधर आपको सबसे पहले मेन देना पड़ेगा, मेन देने के बाद आपको देना पड़ेगा सबसे पहले आपको हेडर देना पड़ेगा, हेडर देने के बाद मेन, और उसके बाद आपको फुटर देना पड़ेगा। एंड मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करती है। मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके जाना चाहूँगा अभी कोई भी, तो मैं आपको इस विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट पे लेके आ चुका हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये यार हेडर, मेन और ये फुटर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो देखो, जो भी हमारा हेडर टैग था उसके अंदर हमारी ये कोडिंग है वो आएगी, नेव बार की कोडिंग आएगी। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो ये भी जो भी चीज़ है इसके अंदर, देखो बॉडी के अंदर अगर मैं इसकी बॉडी को खोलूं, ठीक है, बॉडी को खोलूं तो ये डायरेक्ट इसने डिव और ये सारी चीज़ें रखी है। ये देखो इधर इसने फुटर लगाया है, ठीक है, फुटर के अंदर भी इसने डिव और बहुत सारी चीज़ें की गई है। एंड इधर भी डायरेक्ट डिव यूज़ किया गया है, बट आई गेस कि इसके अंदर भी कहीं ना कहीं हेडर और मेन चीज़ें होंगी, बिकॉज़ ये बहुत बड़ी वेबसाइट है और इसका लेआउट तो अच्छा होना ही चाहिए। सो अगर मैं आपको हेडर फाइंड करके दिखाऊं, सो इसने डायरेक्ट डिव बनाया है, बट कोई बात नहीं, इसको हम खारिज करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि हेडर होता क्या है। बेसिकली जो भी हमारा पहला ऊपर वाला पार्ट होता है वेबसाइट का, आई गेस नया नेव बार होता है या फिर नेविगेशन होता है किसी भी वेबसाइट का, या फिर जो भी है होम स्क्रीन पे जो भी टेक्स्ट दिखता है, इमेजेस दिखती है, उसको हम हेडर के अंदर लिखते हैं, ठीक है। देन जो भी हमारा बॉडी का कंटेंट होता है, बॉडी का कंटेंट मीन्स कि ये जो हमारा मेन कंटेंट होता है, जस्ट लाइक कि इधर ये मेन कंटेंट दिया गया है, इन लोगों ने ये सारी चीज़ें लिखी गई, ये लोगों के नाम लिखे गए, ये सब कुछ आता है हमारे मेन के अंदर। देन आता है हमारा फुटर, और फुटर में कुछ नहीं आता सिवाय हमारे कॉपीराइट के। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये हमारा फुटर आता है इस तरीके से, और इधर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है फुटर के अंदर, और ये सारी चीज़ें दी जाती है, लिंक्स वगैरह।
एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पेज को लेआउट कैसे करते हैं। मैं इस वीडियो में लेआउटिंग नहीं सिखाने वाला बिकॉज़ ये पहले से लंबा वीडियो और लंबा हो जाएगा। मैंने अपने कोर्स में पेज लेआउट डिटेल में सिखाया हुआ है और आप उसमें जाके चेकआउट कर सकते हो। सो ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा इतना ही था कि यार आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ एंड खुद जितनी बने उतनी प्रैक्टिस कर पाए बिकॉज़ जब तक आप ट्यूटोरियल से बाहर नहीं आओगे, जब तक आप रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग नहीं करोगे, तब तक आप रियल वर्ल्ड प्रोग्रामर नहीं बन पाओगे। एंड ट्रस्ट में ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से सीखी है अपने कोडिंग के। सो मुझे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एंड आई होप कि आप भी मेरी बात को समझेंगे। सो गाइज ये था HTML का फुल वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड वीडियो अच्छा लगा हो दिल से तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। सो आप लाइक और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए मैं जाता हूँ एंड एक नया वीडियो बनाता हूँ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।